हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। जेई एडवांस की जो सीरीज़ है 100 क्वेश्चंस की, उसमें आई होप कि जो पहले दिन के 5 क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। मैंने वो क्वेश्चंस ग्रिफिथ, क्रोटो जैसी बुक से पिक किए थे और क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डुएबल भी थे और आईआईटी के लेवल के थे। इस वाली जो वीडियो है इसमें हम 5 से 7 क्वेश्चंस करेंगे। 7 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो मैंने क्वेश्चन चुने हैं वो थोड़े से रिलेटिवली ईजी और क्रिस्पी हैं। यानी आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो पिछले वाला वीडियो था उससे थोड़े से ईजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आई होप यू विल एंजॉय दैम। तो पहला क्वेश्चन है, you have a figure which shows a rod of length L which is uniformly charged with linear charge density lambda kept on a smooth horizontal surface. Right end of the rod is in contact with the vertical fixed wall. A block of mass m and charge q is projected with the velocity v from a point very far. बहुत दूर से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है towards the rod. Find the closest distance of approach. So देखो बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहुत दूर से, तो बहुत दूर ना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। जब ये रॉड के पास आ चुका होगा एंड मैन इट विल बी एट द फाइनल लोकेशन, क्योंकि रॉड पीछे जा नहीं सकती, रॉड के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो फाइनली व्हेन दिस गैप विल बी मिनिमम गैप, लेट्स से आर मिनिमम इज आर एम, at that moment the velocity will be 0. So technically you have to apply energy conservation. Energy conservation between initial and the final situation. Initially there was only kinetic energy half mv square, and finally there is only potential energy q times v. So why I selected this question? Because see, I know many of you will be able to apply energy conservation. You know kinetic energy and potential energy are interchanged. यहाँ पे जो kinetic energy थी वो potential energy में convert हो गई, but इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ थी, हाउ टू राइट डाउन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, है ना। तो वो एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हल्का सा कैलकुलेटिव था, जो आईआईटी वालों को बहुत पसंद आता है। सो इफ़ आई कंसिडर ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स, then that dq charge will be equal to q divided by L multiplied by dx. This is my charge dq. Right. So if I want to write down potential at that point, that potential will be equal to k times q divided by L into dx divided by x. This will be the potential at that location. Now I want to integrate it from r minimum to r minimum plus L. ठीक है, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा k q q डिवाइड बाय L ln r minimum प्लस L डिवाइडेड बाय r minimum। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके हम देखेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं कि इसको कैसे रीअरेंज किया जाता है। एक बार ही तो इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दें, L को मल्टीप्लाई कर दें और ये ऊपर वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा। देन यू टेक एंटी लॉग, उसके बाद या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर कंपोनेंटो डिवाइडेंटो का यूज़ कर लो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट आर मिनिमम। सो दिस कैन बी ए गुड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है ना वो कितना मतलब फैसिनेटिंग सा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटीजर बनवाया जा सकता है, ये डेटा दिया जा सकता है, आपको ई की पावर समथिंग निकलवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस डेटा को ऐसे एडजस्ट कर दिया कि ये समथिंग जो है ना ये 2 बन गया, ठीक है। तो ई की पावर 2 जो है ना वो लगभग आप ये मान के चलो 8 के आसपास होता है। मान लो किसी ने दे दिया ई स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 8, तो आपका ये बहुत अच्छा इंटीजर बन जाएगा, 7 आंसर इसका आ जाएगा। सो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और किसी पुराने आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। A ball of mass 10 to the power minus 2 kg and having charge 3 into 10 to the power minus 6 is tied at the end of a 1 meter long thread. The other end of the string is fixed and a charge of this is placed at this end. The ball can move in a circular orbit of radius 1 meter in a vertical plane initially. The ball is at the bottom. Find the minimum initial horizontal velocity. आपको बतानी है so that ball will be able to complete the circle. तो बेटा इसके अंदर जो है ना, अब देखो डेटा इसके जो भी हैं, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको डेटा भी आपके पास जो डेटा है मैं बता दूंगा आपको। सो यू आर गिविंग सम इनिशियल स्पीड हियर, u स्पीड आप इसको दे रहे हो और यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है q,
है ना, और यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू भी पड़ा हुआ है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से लग रहा है और उसके अलावा एक mg लग रहा है। तो जब आप इसको जोर से धक्का मारते हो तो फिर टेंशन इसके अंदर डेवलप होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में इस जगह पर हमें ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करनी, हम ये मान के चल रहे हैं कि mg और Fe में से कोई भी बड़ा हो। देखो अगर Fe बड़ा हुआ एंड इफ स्पीड इज़ ज़ीरो देन टेंशन विल बी ज़ीरो, बट हम स्पीड देंगे ज़ोर से, तो जब स्पीड देंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पीड इस हिसाब से देंगे ताकि टेंशन नॉन ज़ीरो हो, वरना सर्कुलर पाथ पे कैसे आएगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार हमको ना mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को निकाल के चेक करना चाहिए। करके देखते हैं, देखिए कौन बड़ा है ना। अगर mg बड़ा हुआ तो वैसे हमको पता है कि टेंशन जो है वो टेंशन नॉन ज़ीरो आएगी, है ना। तो हालांकि इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, सर्कुलर पाथ चेक करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, लेकिन हमको एक बार देखना चाहिए इफ नथिंग इज गिवन, इफ नो वेलोसिटी इज इम्पार्टेड, व्हाट इज हैपनिंग। सो mg इज 10 to the power minus 1 Newton, and what is kq square divided by r square? This is 9 into 10 to the power 9 multiply by 9 into 10 to the power minus 12 divided by, नहीं ये यहाँ इक्वल टू मत लगाना है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू है, लेस देन है या मोर देन है। तो अभी हम चेक करने जा रहे हैं दोनों वैल्यूज़ को निकाल के। तो हमने देखा कि भाई ये mg जो है ना वो तो 10 की पावर माइनस 1 आ गया। What is k q1 q2 by r square? Radius 1 मीटर दे रखी है, so 1 square. Now you can check it. This is 81 into 10 to the power minus 3. देखना मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। आई थिंक वी आर राइट, है ना। तो ये 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 0.081। ये कितना है, ये है 1/10 यानी कि 0.10। इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है यहाँ पे, mg बड़ा है। तो वो स्ट्रेस हमको लेनी वैसे भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक खोदने वाली बात है ना कि एग्जाम में पता चला कि हमने वेलोसिटी दी, स्प्रिंग पहले से स्लैक हो रही है। तो खैर इस कहानी में इसका कोई रोल नहीं है, बस मैंने आपको एक जानकारी के लिए बताया कि आपने माइंड में रखना इस चीज़ को, क्योंकि अगर ये दोनों चार्जेस बाई चांस प्लस हुए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मान लीजिए के q1 q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू mg से बड़ी हुई तो आपको टेंशन जीरो होने की टेंशन नहीं रहेगी। अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में ये टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कहीं टेंशन ज़ीरो हो जाए, तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाते जाते टेंशन जो है ना मोर देन इक्वल टू ज़ीरो करोगे। यही होता है मोडस ऑपरेंडी। बट इफ दिस चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg से बड़ा हो गया, मान लीजिए कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है वो ऑलरेडी mg से बड़ा है, तो फिर टेंशन जीरो की टेंशन ही नहीं है। फिर हमारे केस रॉड जैसा हो जाएगा, लाइट रॉड जैसा। लाइट रॉड के नीचे एक बॉल लगा रखी है, आप क्या करते हो उस केस में, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देते हो √4gr, वैसा हो जाएगा ये। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, so electrostatic force is also acting in downward direction, mg is also acting in downward direction, and I can write mg plus kq square divided by l square, this is equal to m times v top u top square divided by l, and there is a tension as well. I know this tension is tending to zero at the topmost point, हम लोग इसको tending to zero कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की आएगी, हाफ m इंटू यू टॉप स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mg मल्टीप्लाई बाय l इज इक्वल टू हाफ m इंटू यू स्क्वायर। यानी कि ये लोएस्ट पॉइंट पे आप क्या स्पीड देते हो आपको जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सोर्स बताता हूँ, आपको देख के बताता हूँ। मेरे को जहाँ तक याद है आइदर दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम IIT एडवांस और दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रुड़की एग्ज़ाम। देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन, जस्ट मोमेंट। जब तक ये ओपन होता है तब तक अपन इसको देख लेते हैं एक बारी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी हम जानना चाहते हैं, इसके लिए मेरे पास यहाँ जुगाड़ है यार, mu(t²) को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ। सो आई कैन राइट, हाफ भी काट देते हैं सब तरफ, इनफैक्ट m भी चलो m को छोड़ देते हैं क्योंकि m वहाँ से भी आएगा अपने पास गिफ्ट में। तो अपन एक काम करते हैं, mu²
इज इक्वल टू 2mgl। अब ये 2 के बजाय 2 स्क्वायर हो गया बच्चों, और एक 2 अपन ने काट दिया, यहाँ पे ना यहाँ से भी 2 चला गया। अब मेरे को mu टॉप स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दिस इज इक्वल टू mg इंटू एल प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ जो है ना मैंने जानबूझ के लिखी नहीं, मैं चाहता था कि वो आप खुद ही पॉइंट आउट करें। आप देख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में हमने एक एनर्जी की टर्म और लिखनी चाहिए थी। कौन सी एनर्जी की टर्म और लिखनी चाहिए थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, ये होता है। लेकिन मैंने जानबूझ के दोनों तरफ वो नहीं लिखी, क्योंकि मैं यहाँ लिखता U इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहाँ भी लिखता U इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो वैसे भी कटने वाली थी, ठीक है, क्योंकि रस्सी की जो लेंथ है ना वो कांस्टेंट, वो चेंज हो नहीं रही है। तो इसका मतलब U इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कभी रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से U की वैल्यू मिल जाएगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा U स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL। 4GL क्या, तो 5GL हो जाएगा। तो 4GL यहाँ से हो गया भाई, और 1GL वहाँ से हो गया, और वहाँ से आपको मिलेगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाय ML। सो यू हैव ऑल द डेटा। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन आया था, मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि कौन से एग्ज़ाम में था, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ है ये क्वेश्चन। कहीं से तो पिक किया था मैंने, तो कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन फ़िलहाल राइट नाउ मेरे को मिल नहीं रहा है, तो अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि किसी न किसी IIT का ही क्वेश्चन नहीं है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की जो डेटा है ना, वहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये गंदी सी क्वांटिटी बन रही है 58.1। मैं चाहता तो इसके डेटा को चेंज कर सकता था, पर मैंने इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में इसलिए रखा क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को कई बार ऐसे हैंडल करना पड़ता है। तो कोई स्मार्ट एग्जामिनर हुआ और वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि यार इंटीजर में क्वेश्चन आ रहा है ना, बच्चे को बेचारे को कैलकुलेटर देते नहीं अपन लोग, तो हो सकता है कि वो इस डेटा को जो है ना 49 सेट कर दे, है ना, हो सकता है 64 सेट कर दे। तो उस केस में ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि बाई चांस, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि बाई चांस अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस प्लस होते तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg से पहले से बड़ा हो जाए, बाई चांस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg से बड़ा हो जाए, इन दैट केस आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो करने की टेंशन नहीं है। तो फिर उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप क्या करोगे? वेलोसिटी मोर देन इक्वल टू जीरो करोगे। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको लेने के पीछे मेरा यही मकसद था, ये वाली बात समझाना जो मैंने आपको अभी हाल बताई। Okay, now coming to the next question. This question is from JEE Advanced, I think 2002 या ऐसा कोई क्वेश्चन है ना। अब इसको तो अपने को डेटा के साथ देखना ही पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, इसके अंदर डेटा हैं थोड़े से लंबे लंबे से, इसलिए अपन एक काम करते हैं, इसको आराम से देख के करते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। तो बेटा इसमें क्या है कि 4 चार्जेस रखे हुए, मुझे तो क्वेश्चन याद है क्योंकि इस क्वेश्चन को इतना पसंद करता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ सीखने की है वो मैं हमेशा बच्चों को बताना चाहता हूँ। मैं डेटा के लिहाज से ना इसको यहाँ पे देख रहा हूँ बस कि भाई डेटा में, क्योंकि इसमें गंदी गंदी कैलकुलेशन, और बेटा ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखो। तो देर आर 4 पॉइंट चार्जेस 8 -1 एंड 8 विच आर फिक्सड एट दीज पॉइंट्स। मैं काम करता हूँ आपके लिए, पहले यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सो यू हैव 4 चार्जेस, ओके। आउट ऑफ दीज चार्जेस 4 चार्जेस आर प्लस, एक 2 चार्ज है 8 और 8, और 2 चार्ज है -1 और -1। तो जो 8 वाला चार्ज है वो रखा हुआ है -27/√2 पे, और जो दूसरा वाला चार्ज है 8 वाला वो प्लस पे रखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 चार्जेस प्लस के रखे हुए हैं, 8 और 8, और यहाँ पे 2 चार्जेस माइनस के रखे हुए हैं, -1 एंड -1 ही है ना। यहाँ देख लेते हैं, बार बार पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। -1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं √27/2, और इसके कोऑर्डिनेट है √3/2। अब देखो बेटा, बहुत दूर से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका जा रहा है, किसी स्पीड से फेंक रहे हैं, एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट इट डू नॉट कम बैक।
अब इसमें क्या होता है, जनरली बच्चे वो इस तरह का सवाल कर चुके होते हैं, बहुत पहले आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ होता है जिसमें दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस प्लस थे और हमने बहुत दूर से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका, ये फिक्स्ड है चार्जेस। तो उसमें क्या होता है, इस पॉइंट पर आते आते हमें वेलोसिटी को मोर देन इक्वल टू 0 करना होता है, बिकॉज इस पॉइंट के पहले तक हर जगह नेट फोर्स जो आ रहा है इस चार्ज के ऊपर वो रिपल्सिव आ रहा होता है। So everywhere these two charges are repelling this charge, but this is a very special case. Very special case क्या है, अगर आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यहाँ जीरो आएगा, एक यहाँ जीरो तो समझ में आ रहा है, -1 वालों का पास की तरफ, प्लस वालों का दूर की तरफ ठीक है, और एक इनफाइनाइट पे जीरो आएगा, लेकिन एक जगह और जीरो आएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दरअसल यहाँ पे अट्रैक्टिव है और यहाँ पे रिपल्सिव है। सो अनलाइक दैट सिचुएशन, इसके बाद वाली जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, इस सिचुएशन में कंटिन्यूअसली ये चार्ज रिपेल हो रहा है, तो उसको कहाँ तक लाना पड़ेगा, सो दैट इट डू नॉट रिटर्न, यहाँ तक लाना पड़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन में आपको उस चार्ज को यहाँ तक नहीं लाना है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व आएगा बेटा, वो इस तरह का कर्व आने वाला है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको ये पॉइंट x0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको उस चार्ज पार्टिकल को केवल इस पॉइंट तक लाके इसकी वेलोसिटी को मोर देन इक्वल टू 0 करना होगा। आप अगर एक बार इस पॉइंट तक आ गए तो उसके बाद वो चार्ज पार्टिकल अपने आप जो है खिंच जाएगा, और एक बार खिंच गया ना तो उसके बाद यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ आते आते वेलोसिटी नॉन जीरो होगी उसकी, यहाँ आने के बाद फिर वो चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा, फिर उस पर फोर्स जो लगेगा वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि फोर्स जो होगा उसके बाद फिर अब यूँ बोल सकते हो कि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा ऐसा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ तक आएगा, यानी कह सकते हो, मैंने आप यूँ बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व आएगा कुछ इस तरह से आएगा। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, यानी पास की तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। दिस विल बी द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप प्लस का मतलब है इधर, माइनस का मतलब है इधर, यहाँ प्लस है इसका मतलब इधर है, यहाँ माइनस है इसका मतलब उधर है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे अगर आ गया ना बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई तो फिर अपने आप खिंच जाएगा, और यहाँ से फिर उधर जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर इधर से फोर्स उल्टा लगेगा। जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v प्राइम है, तो यहाँ पे भी v प्राइम होगी, उसके बाद फिर वो उधर भाग जाएगा, इनफाइनाइट से आएगा तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, सो इट विल नॉट रिटर्न बैक। इतना प्यारा क्वेश्चन है, मुझे समझाने में मज़ा आता है इसको। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले तो चलो ऐसे कर लेते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्सिस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 0 है। तो 2k8 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। कोई भी पॉइंट पे आप चले जाओ रैंडम, इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा 2e cos थीटा। तो ये है 2e cos थीटा। e कैसे लिखते हैं, k इंटू 8 बाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस गैप इज x। So this is electric field due to positive charges. Now electric field due to negative charges, minus 2k into 1 into x divided by 3 divided by 2 plus x square to the power 3/2, and this is my electric field intensity. Now I want to find out the points where this electric field is 0. So there will be x equal to 0 plus minus infinity, and हमारे पास एक रूट और आएगा। अब यार मैथ्स तो तुम्हें करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में, मैंने इसीलिए मोबाइल उठाया था सोर्स देखने के लिए कि यार उसमें आंसर क्या आता है। तो उसमें जो इसकी वैल्यू आती है वो आपको मैं बता सकता हूँ, वो वैल्यू आती है +-√5/2। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब में नीचे 2 आ रहा है ना, इसका मतलब ज़रूर डेटा ऐसे एडजस्ट किए होंगे ताकि ईजिली सॉल्व हो जाए। तो ये +-√5/2 है। अब आगे चलते हैं वापस से, हम अगले पेज पे समझाते हैं बात को। So you have 2 plus charges and then 2 minus charges, and you found a point where electric field intensity is 0 and that point is x0. इनफाइनाइट से आप एक चार्ज पार्टिकल को धकेल रहे हो भाई साहब u स्पीड से,
और आपको यहाँ पहुँचाना और यहाँ से इधर निकाल देना और उसके बाद कंडीशन है कि वापस नहीं लौट के आए, यही क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ। ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन। भाई सब जोरदार क्वेश्चन है। इन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि यहाँ कितनी स्पीड दें ताकि ये वापस नहीं लौटे। फिर भाई इन्होंने कि भाई बच्चा और मेहनत करे, क्योंकि ये आईआईटी के उस पेपर का क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है जब सब्जेक्टिव हुआ करते हैं, तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा पक्का है। तो सबसे पहले तो बेटा इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी लिख ली अपन ने, ठीक है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। इस जगह पे हमको काइनेटिक एनर्जी करनी है 0, और 0 से थोड़ी सी बड़ी है ना, लेकिन लिमिटिंग केस में ऐसे लिखते हैं कि टेंडिंग टू 0 होगी। और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 2k इंटू 8 डिवाइड बाय √27 डिवाइड बाय 2 प्लस 5/2 माइनस 2k इंटू 1 डिवाइड बाय √3/2 प्लस 5/2। अब ये देखो बेटा, इसमें सब पता आपने को, ये माइक्रोकूलम है, ध्यान रखना है ना, माइक्रोकूलम है। और वो जो चार्ज अपन ने भेजा था, क्योंकि ये तो मैंने पोटेंशियल लिखा है अभी, है ना, उस चार्ज से भी गुणा करना पड़ेगा अपने को। पोटेंशियल इंटू चार्ज एक बार पढ़ लेते हैं कितना चार्ज था। 0.1 माइक्रोकूलम था, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, अब देखो थोड़ी कैलकुलेशन है। इन कैलकुलेशन को करने के बाद, अच्छा इसमें कुछ डेटा दे भी रखा था, कुछ डेटा नहीं है, 1/4πε दे रखा है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं बेचारों ने। मास दे रखा है पार्टिकल का, सो देयर इज ओनली वन थिंग विच इज़ अननोन, और मास की जो वैल्यू है ना वो है बेटा 6 × 10⁻⁻⁴। आईआईटी एडवांस के सबसे प्यारे सवालों में से एक है, सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आती है 3 मीटर पर सेकेंड। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन इन जेईई एडवांस। ठीक है, तो मेन एजेंडा ये था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार उधर नहीं है, इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न कर देता अपनी डायरेक्शन। तो आपको अपना चार्ज अगर वहाँ तक भेजना है, यहाँ तक भेजना है, इनफाइनाइट तक भेजना है, तो आपको उस चार्ज को यहाँ तक नहीं लाना है, आपको खाली इस x0 तक लाना है, उसके बाद वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊँ, अगर आपको मून पे कोई चीज़ भेजनी हो तो आपको वो चीज़ केवल वहाँ तक भेजनी होती है जहाँ अर्थ और मून की जो ग्रेविटी है वो नलीफाई होती है, क्योंकि उसके बाद मून की ग्रेविटी उसको अपने आप खींचती है। इनफैक्ट उसके बाद तो उसको रोकना पड़ता है, अपने को स्पीड डाउन करनी पड़ती है। कोई स्पेसशिप अगर मान लो अर्थ में आ रहा है तो ज़ीरो ग्रेविटी जहाँ होती है उसके बाद उसको धकेलना नहीं पड़ता, अर्थ की ग्रेविटी उसको अपने आप खींच लेती है। तो सेम क्वेश्चन बेटा ग्रेविटेशन में बन सकता है। दैट इज द रीजन आई सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन। यस, वन मोर थिंग, if you want to know what is the kinetic energy at origin, then kinetic energy at origin plus what will be potential at origin, k into k 2k into 8 into 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ से आते कि डिस्टेंस तो √27/2 है, सो √27/2 माइनस 2k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय √3/2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ से। ये है बेटा Q, ये है V। So this is my potential energy, and what is potential energy at infinity? It is 0. What is kinetic energy at infinity? ½ mU², जो अपन ने अभी हाल U निकाला। तो इससे आपको काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन मिल जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा पॉइंट है बेटा जहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल की टोटल एनर्जी 0 हो सकती है? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ इस चार्ज पार्टिकल की टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? तो उसका एक बहुत प्यारा सा जवाब देता हूँ। इनफाइनाइट पे इस चार्ज पार्टिकल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, वो थी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल कहीं भी चला जाए, इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम मिल के हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोई रास्ते में कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाए, कैसे हो जाएगी नेगेटिव? जो है इनिशियली अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव तो हर जगह पॉजिटिव रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारे क्वेश्चंस में से एक है और हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इरोडो, और ये थोड़ा सा ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मानता मैं इसको, बच्चे कर सकते हैं इसको।
The electric field strength depends only on x and y coordinate according to the law E vector is equal to ax I cap plus yj cap is equal to x square plus y square, where A is the constant I cap and j cap are the unit vectors of x and y axis. Find the flux of the vector E vector through a sphere of radius r with its center at the origin of coordinates. Using the above result, also calculate the total charge enclosed by the sphere. तो बेटा इसमें हमको जानना क्या है? पहली बात तो हम जानना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना है ना? इरोडोव का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है. सो इफ आई कंसिडर an elementary area here at a random position, then I know that area vector dA vector, उस dA vector को पता है अपन क्या बोल सकते हैं? dA vector is equal to dA into r cap, because ये रेडियल डायरेक्शन में होता है. पता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है और रेडियल डायरेक्शन में होगा. स्फीयर वाले केस में ये मेरा आर कैप है, तो एरिया वेक्टर इसी की डायरेक्शन में. What is electric field intensity? Electric field intensity is equal to xi cap plus yj cap divided by x square plus y square. So this electric field intensity is not depending on z axis, but we have z coordinate here. I know r cap is equal to xi cap plus y cap j cap plus z k cap divided by under root x square plus y square plus z square, which is actually r. क्योंकि आप ये जो आर कैप लिखोगे इसमें आर वेक्टर मान लो 3D में चल रहा है अपना कार्यक्रम, क्योंकि हम तो स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो 3D में होगा ही. तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लो एक्स वाई जेड. तो अगर इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हुए यार एक्स वाई जेड, तो मुझे आर वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा. नाउ आई वांट टू नो द फ्लक्स, एंड दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, विच इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डॉट प्रोडक्ट करो यार इनका, into 1 upon r multiplied by dA. This dA is a scalar quantity, this was magnitude already. So if you integrate for the entire sphere, this term becomes 0 and dA is equal to 4 pi r square. So this will become 4 pi r. कुछ मिस हो गया, एक स्मॉल a भी था ना यार इसमें, into small a. So this is the total flux. Such a beautiful, crispy, appropriate, reliable and to the point question. कि यार जिसको आएगा उसको आ जाएगा, जिसको पता है कि डीए वेक्टर कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, कर देगा इसको. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन था इसके अंदर कि चार्ज बताओ, तो फिर उसमें गॉस लॉ का यूज कर लेंगे. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स. सो इफ यू नो फ्लक्स यू नो चार्ज. Now coming to the next question, this question is from electrostatics. मैंने कंडक्टर का एक क्वेश्चन जानबूझ के चुना है क्योंकि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ यू हैव अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, then any charge which is present on S1 and any charge which is present inside S1. So listen carefully, any charge which is present on S1 और इनसाइड S1, यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वैसे बता भी देता हूँ, जितना यहाँ पे प्लस चार्ज होता है उसका उल्टा इंड्यूस होता है, उतना यहाँ पे इंड्यूस होता है. मान लो इस पर पहले से कोई चार्ज पड़ा हो और पहले से कोई बाहर चार्ज पड़ा हो, तो बाहर वाली सरफेस का नाम मैं लिख रहा हूँ S2 और अंदर वाली सरफेस का नाम लिख रहा हूँ S1. सो एनी चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन S1 और इनसाइड S1 will combinedly produce zero electric field outside S1. Similarly, any charge which is on S2 or outside S2 will combinedly produce zero electric field inside S2. यानी इन दोनों का बाहर फील्ड नहीं, उन दोनों का अंदर फील्ड नहीं, राइट. तो अब हम बात करते हैं कि किस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है. इस क्वेश्चन को इस वाली बात से सॉल्व करेंगे कि बाहर वाला, अब देखो बेटा ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो किसी न किसी चार्ज का ही फील्ड है, कोई ना कोई यहाँ पे शीट होगी इनफाइनाइट, उसी का फील्ड है. तो ये और जो यहाँ पे 1 कूलम इंड्यूस चार्ज आएगा, बिकॉज यू आर प्लेसिंग 1 कूलम हियर, सो देयर विल बी -1 कूलम ऑन S1. S1 मीन्स अंदर वाली सरफेस एंड 1 कूलम ऑन S2. सो दिस 1 कूलम एंड दिस चार्ज, ये दोनों मिला के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे किसके ऊपर, 1 कूलम के ऊपर या किसी भी चार्ज पे फोर्स देखोगे आप, दैट विल बी 0. इनका मिला के फोर्स कितना आने वाला है, 0. अब शुरू करते हैं. फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल. अब यार आउटर सरफेस पे चार्ज ही 1 कूलम है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1 कूलम आ जाएगा.
सॉरी 1 कूलम नहीं, 1 कूलम इंटू ई आ जाएगा. सो दैट फोर्स विल बी ई मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स इट. यानी कि इस पे फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर मेरे से कोई पूछे नेट फोर्स ऑन द शेल, नेट फोर्स ऑन द शेल बताओ. पहले ऐसा करते हैं, नेट फोर्स ऑन द चार्ज निकाल लेते हैं. नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू शेल. तो एक काम करते हैं, शेल के ऊपर फोर्सेस की बात करते हैं अगले पेज पे. नहीं सॉरी, पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्सेस की बात करते हैं अगले पेज पे. अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्सेस देखूं तो भाई साहब किस किस का फोर्स आएगा वो समझना ध्यान से. इस पॉइंट चार्ज के ऊपर ना 3 फोर्सेस आ रहे हैं. फोर्स ऑफ ई प्लस फोर्स ऑफ S2 प्लस फोर्स ऑफ S1. ये सारा फोर्स मिला के मिलेगा नेट फोर्स. और वो मुझे पता चल रहा है इसके अंदर 15 लेफ्ट है. वो 15 लेफ्ट है क्योंकि इस पे दिखा रखा है 15. दिस इज नेट फोर्स. ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली. दीज टू चार्जेस आर प्रोड्यूसिंग जीरो नेट फोर्स बिकॉज रूल है, इसे फेराडे कैविटी बोला जाता है. जो भी चार्ज बाहर प्रेजेंट है और S2 पे प्रेजेंट है, मिला के नीचे अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते. इसका मतलब नेट फोर्स उन दोनों का, किसका किसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का. और जो भी चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा उसका मिला के नेट फोर्स जीरो आने वाला भाई लोग. अब ये बड़ी मज़ेदार बात है. अगर इन दोनों का मिला के नेट फोर्स जीरो आने वाला तो मुझे तो पता ही है ये 20 राइट है. इसका मतलब ये क्या होगा फिर, 20 लेफ्ट. अगर ये 20 राइट है तो ये क्या है, 20 लेफ्ट है. अब आप ध्यान से देखो, ये मुझे पता है 20 राइट है ना. ये 20 लेफ्ट है क्योंकि दोनों मिला के जीरो हो रहे हैं. लेकिन मेरे से तो शेल का नेट फोर्स पूछा है, तो फोर्स ड्यू टू S2 प्लस फोर्स ड्यू टू S1, ये मिला के कितना आ जाएगा, 15 लेफ्ट माइनस 20 राइट. ये क्या बन जाएगा, 35 लेफ्ट. इसका मतलब S1 और S2 दोनों ने मिला के ना इस पे एक्चुअल में 35 फोर्स लगाया हुआ लेफ्ट साइड में. किसने किसने, S1 और S2 ने मिला के. तो 35 इन दोनों ने मिलके लगाया होगा. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगा होगा, आप कह सकते हो कि 20. इलेक्ट्रिक फोर्स से मतलब सारे इलेक्ट्रिक हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो हम बोल सकते हैं कि यार वो लगा होगा 20. इसलिए मिला के इस पे रिजल्टेंट कितना आ गया, 15. इसका मतलब मुझे लगता है कि लास्ट पार्ट का जो आंसर है दैट शुड बी 35 न्यूटन्स टुवर्ड्स लेफ्ट. हाँ, 35 न्यूटन्स टुवर्ड्स लेफ्ट ही दे रखा है. और अब अपना बीच वाला क्वेश्चन बचा, नेट फोर्स ऑन द शेल. चलो अब नेट फोर्स ऑन द शेल की बात करते हैं. अब देखो बेटा, एक्शन रिएक्शन से काम करते हैं. इन दोनों ने मिला के शेल के, इन दोनों ने मिला के पॉइंट चार्ज पे लेफ्ट में फोर्स लगाया. तो बताओ पॉइंट चार्ज शेल पे किधर लगाएगा, राइट में. तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज विल बी 35 न्यूटन, राइट. बहुत अच्छी बात है, पॉइंट चार्ज का फोर्स आ गया. व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय E on shell, it is 0. So what is net force on shell? So it will be 35 newtons, right. तो ऐसे करके हमने देखा कि ये कंडक्टर का बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सवाल था, है ना. हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इसके थ्रू कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को पूरा रिवाइज कर सकते हैं. अब आज मैं एक क्वेश्चन ज़्यादा ले रहा हूँ इस वाली सीरीज़ में, है ना, क्योंकि मैंने कहा भी था आपसे कि यहाँ थोड़ा सा इजी वाला इस बार मैंने पिक किया है क्वेश्चंस. तो अगले कल जो सीरीज़ आएगी उसके अंदर फिर देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे. छठा क्वेश्चन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कभी भी जेईई एडवांस में आ सकता है. देयर इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मैं आपको एक डिस्क से समझाता हूँ. मान लो एक पॉइंट चार्ज और यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है. अब आपसे कहा जाए कि यार बताओ इस डिस्क में से फ्लक्स कितना आएगा, तो आप जनरली ऐसे करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हो और ऐसे बोलते हो कि वैसे तो फ्लक्स जो आएगा दैट फ्लक्स इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए वेक्टर. सो द फ्लक्स इज ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन. वी नो इट वेरी वेल.
राइट। जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो ई डॉट डी ए इज बेसिकली ई इंटू डी ए प्रोजेक्टेड इंटीग्रेशन, क्योंकि क्या होगा, जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वैसा यहाँ भी होगा, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे खैर उससे मतलब नहीं है, डी ए प्रोजेक्टेड तो वैसे भी इनका या ये बोल सकते हो ई कॉस थीटा इंटू डी ए, या ये बोल सकते हो कि प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा आपको डी ए का किस तरफ लेना पड़ेगा, ई की तरफ। दोनों में से एक ही बात बोल दो, कोई सी बात बोल दो, तो मैं दोनों बातें लिखता हूँ आपके लिए। आई कैन राइट ई इंटू डी ए कॉस थीटा which means this is projected area along electric field. This can be one way of writing flux. This is projected area along electric field, or I can write E cos theta multiply by dA integral. तो ये E cos theta जो है ना, this is basically E projected into dA. अब E projected का मतलब क्या है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब एक टेक्निक बता रहा हूँ, एक तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे आर पे जाएं, डी आर का एक एलिमेंट लें, फिर वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, फिर ई कॉस थीटा के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करें, इंटीग्रेट करें, 0 से लेकर आर तक फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन हम एक न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करके इस सवाल को करना चाह रहे हैं। न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करके कैसे, वो समझते हैं। ये बताओ कि अगर इस डिस्क पे कोई चार्ज होता सिग्मा, वो यूनिफॉर्म होता मान लो, और यहाँ पे एक चार्ज होता, तो क्या अपन ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी सिग्मा इंटू डी ए, उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आएगा डी एफ, एंड दैट वुड हैव बीन सिग्मा डी ए इंटू ई। वो ई जो है ना, वो उस जगह का ई है इस पॉइंट चार्ज की वजह से। जब हम उसको सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो सेम एलिमेंट यहाँ भी आएगा बच्चों, उसमें भी डी एफ आएगा। तो उनके कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और कौन से कंपोनेंट कट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई प्रोजेक्टेड। ये किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन, इंटीग्रल इज द फोर्स। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे काम आएगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ से दूरी अलग अलग होगी। तो मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल के सॉल्व करता तो मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर देता, मैं उसी से बचाना चाह रहा हूँ आपको। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इस फोर्स को इसमें से सिग्मा से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, डी ए इंटू ई प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये जस्ट मैंने पिछले वाले पेज पे लिखा था, डी ए इंटू ई प्रोजेक्टेड इज नथिंग बट फ्लक्स। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है तो फ्लक्स है। दिस वैल्यू इज फ्लक्स, ये तो फ्लक्स है। इसका मतलब क्या, फ्लक्स को हम लोग फोर्स बाय सिग्मा लिख सकते हैं। हाँ, किसका फोर्स, इस पॉइंट चार्ज का इस पे फोर्स। लेकिन यार वो तो फिर से मेहनत हो जाएगी, इस पॉइंट चार्ज का इस पे फोर्स निकालना तो लंबा काम हो जाएगा। फिर आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लेंगे, फिर फोर्स टेढ़े आएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे। उल्टा करो यार, न्यूटन्स लॉ लगाओ, एक्शन रिएक्शन। इसका इस पे क्यों निकालो, इसका इस पे निकालो। क्या हम डिस्क की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक लाइन में? हाँ, Q मल्टीप्लाई बाई डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यू नो दिस एक्स, यू नो दिस आर, ये फोर्स आप निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर ये फोर्स मैंने निकाल दिया तो इसका सीधा सिग्मा से डिवाइड करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। सवाल में सिग्मा नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, सवाल में डिस्क पे चार्ज था ही नहीं। हमने तो वो डिस्क अज्यूम करी थी इमेजिनरी, उसमें से फ्लक्स निकालना था। ना सवाल में सिग्मा था, ना में सवाल में सिग्मा बचेगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। इसका मतलब आज के बाद आप याद रख सकते हो, जितनी भी इस तरह की सिचुएशंस होंगी उसमें आप फ्लक्स को डायरेक्ट लिख सकते हो फोर्स बाय सिग्मा। फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स बाय सिग्मा। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट पड़ी हुई है, d/2 डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है। यदि आपको इसका इस पे फोर्स निकालना है तो यार इंटीग्रेशन तो बहुत भारी पड़ने वाला है। एक एलिमेंट पे फोर्स लिखोगे, मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ किस तरह से इंटीग्रेट होगा अगर ये इंटीग्रेट हुआ तो। सबसे पहले तो भाई आपको एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा।
उसकी वजह से यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। वो एलिमेंट पहले एक पट्टी पे इंटीग्रेट होगा, यानी वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक होगा, उसके बाद फिर यूँ इंटीग्रेट होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंटीग्रेट ऑन दिस स्ट्रिप। आप यहाँ से यहाँ चलेंगे लिमिट्स को चेंज करते हुए, फिर जब इसका फोर्स आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यूँ चलेंगे। आप चाहे तो इसमें सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी पट्टी दो जगह ले लेंगे तो उन दोनों पट्टियों को मिला के फोर्स किधर आने वाला है, नीचे। बट दैट इज़ रियल डिफ़िकल्टी, बहुत दिक्कत वाली बात है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डिस्क की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल दो, डिस्क में कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली वो वैल्यू ऐसी सेट हो रही है कि डिस्क में अगर कोई चार्ज होता, पॉइंट चार्ज पे अगर कोई फोर्स आता, तो फोर्स अपॉन सिग्मा वुड हैव बीन द फ्लक्स। मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया। तो ऐसे कैसे हम बता सकते हैं, दिस गैप इज d/2, this is d, this is d. We know very well the flux is q/6 epsilon naught. In this kind of situation flux is equal to force divided by sigma. इसका मतलब आपको अगर प्लेट पे चार्ज फोर्स निकालना है तो आपका प्लेट का जो फोर्स होगा दैट विल बी सिग्मा q डिवाइड बाय 6 epsilon naught. सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सिग्मा q डिवाइड बाय 6 epsilon naught। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, एक बार और चेक कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसका शायद मेरे को लगता है टोटल चार्ज दे रखा था। हाँ सही तो है, मिस्टेक नहीं करी अपने, बिल्कुल सही किया है। अपना आंसर ये एकदम करेक्ट है, उन्होंने सिग्मा की वैल्यू डाल दी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, वो हम अगले वाले वीडियो के साथ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विथ 5 न्यू क्वेश्चंस। आप देखना, अगर आपसे उसको ट्राई करना, अगर होता तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई हैव अ हेमीस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1. This is hemispherical shell. It is having a uniformly distributed charge and the charge density is sigma 1. And then I have another concentric, इसका center same है, hemispherical shell of radius small r and charge density sigma 2. These sigma 1 and sigma 2 are uniform, दोनों यूनिफॉर्म है। ये इनका सेंटर जो है वो कॉमन है। यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दी शेल्स। ये बेटा फोर्स बिटवीन दी शेल्स, ठीक है। तो इसको करना आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब इस वीडियो को देखो तो आप अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। आई वांट टू सी कि कितने बच्चे IIT एडवांस के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं और वो इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ। उससे मुझे समझ में आएगा कि मेरी जो मेहनत है वो कहीं काम आ रही है, किस लेवल पे काम आ रही है। अगर मुझे 100 या 200 से ज़्यादा आंसर्स मिलते हैं तो आई विल फील मोटिवेटेड कि मैं इस क्वेश्चन को फिर आपको बताऊं मन से। वैसे भी मैं बताऊंगा मन से, जैसे भी आप नहीं भी करोगे तो भी बताऊंगा, बट अच्छा लगेगा अगर आप अटेम्प्ट करके अपने अपने जो भी आंसर आते हैं वो डालते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के एंड में आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूँ, क्योंकि IIT एडवांस का दौर है, पता नहीं कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन कहाँ क्लिक कर जाए, कहाँ पे वो क्वेश्चन आपके काम आ जाए। सो विद दिस आई विल क्लोज दिस वीडियो। फिर से 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मैं 15, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी मैं कैपेसिटर करंट तक के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में लेके आऊँगा। बाकी फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट मोशन की टीम आपके लिए लेके आएगी। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय।